नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आज आपके साथ एक ऐसे शख्स के जीवन में घटित एक घटना की चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपको, हमें कुछ सीखने का मौका मिले। चूंकि ऐसी घटनाएं हमारे आपके जीवन में और भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घट सकती है। स्थितियां विपरीत परिस्थितियों में बदल सकती है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 11 अक्टूबर 1942 को जन्म लिए, 1970 से लेकर आज तक लोकप्रियता को हासिल करने वाले, बरकरार रखने वाले, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित, भारतीय संसद के सदस्य रह चुके अमिताभ बच्चन जी के जीवन में घटित एक घटना की चर्चा आज हम करने वाले हैं, जिससे ये हमें सीख मिले, हमें प्रेरणा मिले कि जब स्थितियां अगर विपरीत परिस्थितियों में बदल जाए तो हमें क्या करनी चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समय था 1995। 1995 में कंपनी की शुरुआत की गई, जिसका नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी 1 साल के अंदर बहुत अच्छा टर्नओवर किया। करीब 65 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, जिसमें 15 करोड़ रुपए की प्रॉफिट होती है। दूसरा साल कंपनी की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू किया। चूंकि कंपनी इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती थी, तो एक इवेंट मैनेजमेंट में 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे करके साथ ही साथ एबीसीएल ने कुछ पिक्चरों का निर्माण किया, जिसमें प्रमुख पिक्चर है मृत्युदाता। मृत्युदाता जैसी बहुत सारे ऐसे पिक्चर उस समय शुरू की गई, जो काफी मार्केट में काफी पिट गई, फ्लॉप रही, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ। कंपनी को इतना नुकसान हुआ कि 90 करोड़ रुपए का कर्ज अमिताभ बच्चन जी के सर के ऊपर पड़ जाता है, आ जाता है। स्थितियां ऐसी बदली कि इन्हें अपना जो दूसरा बंगला था प्रतीक्षा, उसे गिरवी रखना पड़ा। संजोग ऐसा था कि उस समय इनके जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब कंबाइंड था। कंपनी में लगाने वाले जो पैसे थे, जो लोग पैसे देकर कंपनी के स्टार्ट किया था, वो लोग अपने पैसे वापस लेने के लिए टूट पड़े। 1999 आते आते कंपनी की ऐसी स्थिति रही कि वो अपने स्टाफ तक के सैलरी को देने में सक्षम नहीं थी। स्थितियां बहुत खराब हो गई। लोग घर पे आना शुरू कर दिए पैसे मांगने के लिए। उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको कुर्की कराने की बात होने लगी। घर पे आकर धमकियां देने लगे। धमकी तो ठीक है, यहां तक कि इन्हें गालियां तक सुनना पड़ा। स्थिति बहुत खराब थी। मन की स्थिति बहुत खराब हो गई। एक ऐसे शख्स जिन्होंने कामयाबी को चुमा था, समाज में एक अलग प्रकार का पहचान, देश में एक अलग प्रकार का नाम, एक स्टेटस को उन्होंने प्राप्त किया था। और ऐसी स्थिति कि 90 करोड़ रुपए की वजह से उन्हें गालियों तक का सामना करना पड़ा।
बड़ा ही भयावह स्थिति, बड़ा ही दर्दनाक स्थिति से वो गुजर रहे थे। तकलीफें बढ़ती जा रही थी। पैसे मांगने वालों की तांता लगी हुई थी। इनके ऊपर 55 केस रजिस्टर किए गए थे उस समय। स्थिति बहुत खराब था। यहां तक ऐसी स्थिति थी कि रातों की नींद हराम हो गई। कईयक रातों तक इन्होंने सोया तक नहीं था। कंडीशन बहुत खराब थी। ऐसी कंडीशंस में क्या करें, क्या ना करें, ये बहुत कठिन रास्ता था। सोचना मुश्किल हो गया था। लोग जो है इनके घरों पे कभी भी वो आ जाया करते थे पैसे के लिए। तकलीफें बढ़ रही थी। अब इन्होंने यहां से सोचना शुरू किया कि आखिर ये जो तकलीफें हैं इससे हम कैसे उबार पाए, कैसे बाहर आ पाए, क्या करें, क्या ना करें। सोचते 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 ये इन्होंने सोचना शुरू किया। और जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो सोचते सोचते ये सोचे कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं। जब सोचना शुरू किया तो ये भी इन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूं। अपने आप को उन्होंने देखना शुरू किया। जब वो अपने आप को देखना शुरू किया तो वो देखते हैं कि अरे मेरे पास तो एक्टिंग है। तो उन्होंने अपने एक्टिंग के ऊपर भरोसा किया, अपने आप के ऊपर भरोसा किया और एक हिम्मत जुटाई। उन्होंने हिम्मत हारा नहीं। ऐसी स्थिति में हिम्मत जुटाने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि अपने एक्टिंग के ऊपर भरोसा करनी चाहिए और काम करना चाहिए। काम ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें इस विपरीत परिस्थिति से बाहर करेगा। एक लेख थी, जब मैं मुंबई, उस समय 99 में मैं मुंबई में ही था, और एक पत्रिका में लेख आया हुआ था कि अमिताभ बच्चन जी के जो कर्जे हैं, उनके टोटल संपत्ति को नीलाम करने के बाद भी अमिताभ बच्चन जी के भी अगर नीलाम बोली लगाई जाए तो भी 2 करोड़ रुपए कम पड़ेंगे। ऐसी स्थितियां थी उस समय। ऐसे विकट परिस्थिति में उन्होंने ये सोचा कि काम किया जाए। काम ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे ये जो कर्ज रूपी दानव है इसको खत्म किया जा सकता है। भरोसा किया अपने आप के ऊपर, भरोसा किया अपने एक्टिंग के ऊपर, और वो वहां से चल देते हैं श्री यश चोपड़ा जी के यहाँ, और आकर ये कहते हैं कि श्रीमान मुझे काम दिया जाए। बड़े ही नम्र भाव से। बालक की जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में आकर वो प्रार्थना करते हैं यश चोपड़ा साहब से कि श्रीमान मुझे काम दिया जाए, मुझे काम की अति आवश्यक है। एक ऐसा लोकप्रियता हासिल करने वाले शख्स एक ग्राउंड लेवल में आकर, धरातल पे आकर चोपड़ा साहब से एक बच्चा भाव में आकर, प्रार्थना भाव में आकर ये प्रार्थना करते हैं कि श्रीमान मुझे काम दिया जाए। चोपड़ा साहब उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी अर्जी को सुनते हैं, और वहां से शुरुआत होती है एक काम का, एक पिक्चर की शुरुआत होती है, मोहब्बतें। श्रीमान ने काम को करना शुरू कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और काम करना शुरू किया। वो कैसी स्थिति रही होगी, उनके मन की भाव कैसा रहा होगा, कितने दुखी रहे होंगे। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने काम को चुना, और चुन करके बहुत दिल से, बड़े ही मन से मोहब्बतें पिक्चर में काम करना स्टार्ट किया। ठीक इसी बीच एक छोटे पर्दे का काम, कौन बनेगा करोड़पति के
होस्ट करने के लिए इनके पास आता है। छोटा पर्दा, और छोटे पर्दे पे अमिताभ बच्चन जी काम करेंगे। उस समय का एक ऐसा दौर था कि छोटे पर्दे पे बड़े पर्दे के जो स्टार थे, वो काम करना तो दूर, देखना तक नहीं पसंद करते थे। टीवी को अछूत माना जाता था, ऐसी स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में छोटे पर्दे पे अमिताभ बच्चन जी काम करेंगे। ये विपरीत परिस्थिति में इन्होंने एक सही फैसला लिया। अपनी दूरदृष्टि को उन्होंने पहचाना, उस दूरदृष्टि से उन्होंने देखा, और उस केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट करने के लिए उन्होंने वो साइन करते हैं, वो काम अपने हाथ में लेते हैं। जैसे ही काम स्टार्ट होता है, साहब का डायलॉग होता है कि देवियों एवं सज्जनों। ये जो डायलॉग है, भारतवासियों को बहुत पसंद आता है। भारतवासियों ने उन्हें अपने माथे पे बिठाया, बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। हमने भी प्यार दिया, आपने भी प्यार उन्हें दिया, पूरे भारतवर्ष ने उन्हें प्यार दिया। आज भी हम प्यार करते हैं, आप भी आज भी प्यार करते हैं, पूरा भारतवर्ष उनसे प्यार करता है। स्थिति ऐसी हुई कि कौन बनेगा करोड़पति हिट हुआ, पैसे वहां से आने शुरू हो गए। मोहब्बतें पिक्चर हुई, हिट हुआ, पैसे वहां से आने शुरू हो गए। विज्ञापनों की लाइन लग गई, पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई। और साहब ने एक एक पैसा कर्ज काम करके चुकाया। साहब ने बिहार के 2100 किसानों का कर्ज वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से चुकाया। 1638 से ज्यादा किसानों का कर्ज चुकाया जो महाराष्ट्र के थे। वो अपने विश्वास के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने आत्मबल के अनुसार, अपने आप पे भरोसा करके वो अपना ही कर्जा नहीं चुकाए, भारतवर्ष के हजारों किसानों का कर्जा को उन्होंने चुकाया। ये चर्चा आज इसलिए है कि इतना बड़ा कामयाब इंसान, कामयाबी को प्राप्त करने वाले इंसान के जीवन में जब तकलीफें आ सकती है, मैं और आप तो आम इंसान हैं, तकलीफें किसी के भी जीवन में आ सकती है, और वो कभी भी आ सकती है। हमें यहां से ये सीखने को मिलता है, हमें इनके जीवन में घटित एक इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्थिति अगर विपरीत परिस्थिति में बदल जाए तो अपने धीरज को मत खोना, अपने आप के ऊपर भरोसा करना। साहब ने जो कर्जा मांगने आते थे और वो उनको गालियां देकर जाते थे, कभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उलटकर जवाब कभी नहीं उन्होंने दिया, कोई भी स्टेटमेंट उनके प्रति कभी भी किसी भी अखबार में या न्यूज चैनल पे नहीं आया था। पैसे आने के बाद पाई पाई जोड़कर साहब ने चुकाया, बुला बुलाकर साहब ने चुकाया। तो ऐसी स्थिति में ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या करनी चाहिए? तो साहब के जैसा शीतल होना चाहिए, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, और काम करने के लिए हमेशा अग्रसर होना चाहिए, उम्र चाहे वो जो भी हो। जब स्थितियां ये घट रही थी तो साहब का उम्र 67 साल था। इस उम्र में इतना बड़ा कर्जा को चुकाना, काम करना,
आज भी वो काम कर रहे हैं। हमें भी इनसे सीखनी चाहिए और हमें भी ये सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी संयम बनाए रखो, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। कभी भी किसी को ऐसी बातें ना बोलो जो कष्टदायक हो। किसी भी काम को छोटा ना समझो। आज का चर्चा अमिताभ बच्चन जी के जीवन से, अमिताभ बच्चन जी के जीवन में घटित घटना से सीखने को मिलती है। आज का जो चर्चा है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में आकर ये जरूर लिखेंगे कि मुझे आगे किस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवनी से कुछ पल को निकाल कर हम आपके सामने रखें ताकि हमें और आपको सीखने का मौका मिले। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।